Hello everyone, my name is Amit Ranjan and in this session basically ये जो हमारे सेशन होगा here we will talk about GS, ठीक है, जो TIFR एग्ज़ाम लेता है बेसिकली फॉर इंटीग्रेटेड PhD, ठीक है। हम यहाँ पे PhD वाले बच्चों की बात नहीं करेंगे, उनके लिए अलग से कभी ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्ट को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सिर्फ हमें TIFR GS को ही देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं GS की बात कर लूँ, ठीक है, तो GS 2020 आपको स्क्रीनशॉट कुछ दिख जाएगा सामने आपकी स्क्रीन पे। तो देखो ये है क्या, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, हम यहाँ पे ध्यान रखना कि जो जिन चीज़ों की बात करेंगे वो ऐसा होगा कि हमारा मतलब बेसिकली हमारी फ़ीस कितनी जानी है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन सा टॉपिक है जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, किसकी वेटेज सबसे कम है, और उसके बाद पेपर कैसे होते हैं कैसे नहीं होता, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बता देता हूँ आपको, ध्यान रखना कि GS जो होगा वो आपका 3 स्टेजेस में होगा, ठीक है। सबसे पहला जो होगा वो आपका अपने सेंटर पे, जैसे होम सेंटर मतलब आपके स्टेट कैपिटल कहीं पे भी उसका सेंटर हो सकता है। आप जाओ वहाँ पे, MCQs कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ सिंबॉलिक क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ NET, सबके बारे में बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता वो रहेगा। और उसके बाद दूसरा, अगर आपने ये स्टेज क्लियर कर लिया तो फिर आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, बट बिफोर इंटरव्यू वहाँ पे एक रिटन एग्जाम होता है, ध्यान रखना, बिफोर इंटरव्यू वहाँ पे एक रिटन एग्जाम होता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और उसके बाद फिर अगले दिन उसके इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इन 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर देख के बताऊँ, देखो सीधी सी बात है कि इस साल का जो 21 का जो GS होना उसकी अभी मतलब उसका भी कुछ भी नहीं आ रखा है, बट इसका एक जो एग्ज़ाम होता है, लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम जो हुआ था वो दिसंबर 8 को हुआ था, मतलब फर्स्ट और सेकेंड वीक जो आपका दिसंबर में फर्स्ट या सेकेंड जो संडे पड़ेगा आपका एग्ज़ाम उसमें होता था। अब तक ये होता आया है, इस बार कोरोना के चक्कर में अब पता नहीं कुछ भी हो सकता है। सो ये है, फॉर्म की जो लास्ट डेट थी लास्ट ईयर नवंबर में थी, नवंबर सेकेंड वीक में, इस बार भी अप्रॉक्स वही रहने वाली है। रिजल्ट आपका जो आएगा 31 जनवरी को आया था, 20 मतलब जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 19 में, उसका रिजल्ट आया था 31 जनवरी 20 में। तो अप्रॉक्स उसी के अराउंड इस साल का भी आप मान के चल लो, ठीक है। ये वो बातें होगी। अच्छा, अगर फीस की बात करें, एक बार फीस के लिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तो फीस अराउंड 900 शायद, या तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फी है दैट इज 900 एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिस इज 300 ओनली। तो ये वाली बातें हो गई। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस ध्यान रखना, GS में ऐसा कोई पर्टिकुलर यहाँ पे इन लोगों ने सिलेबस दे ही नहीं रखा। अगर आप बोलोगे सर कुछ सिलेबस ऐसा होता है कि मतलब हमें क्लासिकल में क्या पढ़ना, इसमें क्या पढ़ना, उसमें क्या पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। इन्होंने सिंपली क्या दिया हुआ है, मैकेनिक्स आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है, EMT आएगा, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स आएगा, आपका वेव एंड ऑप्टिक्स रहेगा। तो इस तरह के तरीके से लिखा हुआ किस पेपर में अपने को कितने डेप्थ में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो किस पेपर में अपने को कितने डेप्थ में जाना है इसका आइडिया आपको मिलेगा PYQs को एनालिसिस करके, ठीक है, कि पुराने साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एनालाइज करेंगे, कि बेसिकली मैं 2 साल की बात करूंगा, तो उसको अगर आप उसका अगर एनालिसिस कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाना कि किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये वो वाली बातें होगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि TIFR में जो एडमिशन होता है वो जेस्ट के थ्रू भी होता है। अगर आपकी रैंक अंडर 100 है जेस्ट में, इन दैट केस यू आर अगेन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर GS। फिर से आप अप्लाई करोगे तो वहां पे फिर आपका एंट्रेंस नहीं होगा, सीधा आप सेकंड स्टेज में जाओगे, मतलब सीधा आपको वहां पे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। बोलोगे सर मेरी रैंक 99 है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके 100 रैंक तक है तो आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। सो अगर उनकी जितनी सीट्स खाली रह जाती है या फिर ऐसा होता है कि उनको बच्चे GS के थ्रू उतने बच्चे नहीं मिले, तो वो उसको इसके थ्रू मतलब बैकडोर एंट्री कह लो तो वो करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैकडोर एंट्री नहीं कह सकते, मतलब बेसिकली इनका मतलब एडमिशन का ये प्रोसीजर है। ये सारी बातें होगी, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ अगर आप बोलोगे सर ये है कहाँ पे, तो TIFR का जो मेन कैंपस है दैट इज इन बॉम्बे। उसके बाद इसके कुछ अलग अलग कैंपसेस भी हैं, ठीक है। उनमें से एक कैंपस जो दैट इज इन हैदराबाद, एक हैदराबाद में इसका एक कैंपस है, एक ICTS है। उसके बाद एक कैंपस इसका आपका पड़ गया NCRA पुणे, और आपका एक सेंटर पड़ गया दैट इज इन ये अरे उसका नाम भूल गया मैं, चलो आपको दिखा दूंगा कौन सा ये पड़ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे बाय द वे अगर मैं इसकी बात करूँ, हाँ, तो कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं अगर इसकी बात कर लें, या तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स में आपके पास जो TIFR का मेन कैंपस है विच इज़ इन बॉम्बे, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं कुछ, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स,
ठीक है, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, उसका कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, ये आपका मेन कैंपस हो गया टीआईएफआर का। अगला जो है आपका एनसीआर है, दैट इज इन पुणे, आयुका के कैंपस के अंदर ही है ये। अगला जो आपका दैट इज टीआईएफआर हैदराबाद, उसके बारे में बात करिए, और चौथा जो क्या दैट इज आईसीटीएस। उसके बाद इसके कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो आपका इसमें भी होता है, वो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी दैट इज इन आईएनओ, तो वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ आप वहाँ से कर सकते हो, मतलब अगर आपके गाइड ने अलाउ किया, या ये सारी बातें होगी, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए ये सारी चीज़ें हैं। सिलेबस मैंने आपको समझा दिया कि सिलेबस ऐसा कुछ अगर बोलोगे कि कोई टॉपिक मेंशन है तो टॉपिक कुछ नहीं मेंशन है। क्लासिकल मैकेनिक्स है, मतलब पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स आपको करके जाना है, ठीक है। ये सारी बातें इसके थ्रू हो गई, और कुछ इंपॉर्टेंट मतलब बातें जो यहाँ पे बताने लायक है वो कुछ भी नहीं है। हाँ, अब जो सबसे पहले आ जाते हैं अब हमारे क्वेश्चंस पे कि सर हमारा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो टीआईएफआर जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो जेस्ट की तरह नहीं है। देखो, टीआईएफआर का भी पीएचडी का और एमएससी पीएचडी का एग्जाम एक ही साथ होता है। इवन क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा वो भी एक ही होता है। जेस्ट में भी यही चीज़ होता है, क्वेश्चन पेपर भी सेम रहता है और क्वेश्चन वगैरह सारे सेम रहते हैं। जेस्ट में क्या होता है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले भी उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जितने हमारे पीएचडी वाले कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टीआईएफआर, तो टीआईएफआर में क्या होता है, आपके क्वेश्चन के 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए की अगर हम बात करें, सेक्शन ए जो है वो पीएचडी वाले भी अटेम्प्ट करेंगे, आईपीएचडी वाले भी, मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले भी उसको अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन बी की बात करते हैं, सेक्शन बी सिर्फ इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले अटेम्प्ट करेंगे, मतलब सिर्फ उसको आप लोग अटेम्प्ट करोगे, उसको पीएचडी वाला अटेम्प्ट नहीं करेगा। और सेक्शन सी जो है उसको सिर्फ वो लोग अटेम्प्ट करेंगे, उसको आप लोग अटेम्प्ट नहीं करोगे, अटेम्प्ट करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेक्शन ए और बी की बात करें, देखो सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, मतलब ओवरऑल देयर आर 35 क्वेश्चन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अब एक एक करके मैं समझा देता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं। देखो, क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे, जैसे जैम में आपके 2 टाइप के, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक एमसीक्यू, एमएसक्यू और तीसरा जो होता है दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहाँ पे क्या होता है, एमसीक्यू होता है, एमएसक्यू नहीं होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप यहाँ पे होता है। और जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज ऑफ सिंबॉलिक आंसर। सिंबॉलिक आंसर बोलोगे सर क्या होता है, सिंबॉलिक आंसर का मतलब जैसे बुलियन अलजेब्रा में आपने कुछ सॉल्व किया, जैसे ए प्लस बी, मतलब ए बी प्लस बी सी, मतलब कुछ ऐसे करके आपने सॉल्व किया, फाइनली आंसर आपका ए आ रहा है, सो यू विल राइट ओनली ए देयर, सिर्फ आपको वहां पे ए लिखना है, तो वो हो गया आपका सिंबॉलिक आंसर। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखना, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है उसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं, सही आंसर पे +3, अगर गलत आंसर हुआ -1। फिर अगर इसकी बात करें सिंबॉलिक और उस पे, तो सिंबॉलिक और जो आपका एनईटी होता है उसमें 5 मार्क्स होते हैं आपके, लेकिन उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चन में टोटल 1 से 10 जो क्वेश्चन होता है दैट इज एमसीक्यू, 1 से 10 तक जो क्वेश्चन होगा दैट इज एमसीक्यू, वो आपको भी अटेम्प्ट करना है और पीएचडी वालों को भी अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन ए में ही 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो एनईटी टाइप क्वेश्चन होते हैं, 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो एनईटी टाइप क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी में 21 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन होता है वो आपको एमसीक्यू मिलेगा, और आपको 31 से 35 आपको सिंबॉलिक मिलेगा, मतलब टोटल एनईटी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, सिंबॉलिक के 5 रहेंगे, और बाकी जितने क्वेश्चन बच गए, मतलब 20 क्वेश्चन जो बच गए वो आपके सारे एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। यस, और सारे एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये हो गया आपका एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन कितने आते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी बातें हो गई। अब ऐसे थोड़ा सा टॉपिक वाइज इसको एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने 2 साल के टॉपिक्स का एनालिसिस किया है, ठीक है, 2018 और 17 का। तो अगर सिर्फ मैं 18 की बात करता हूं तो 18 में अगर ध्यान से आप देखो तो 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। जब कभी भी बात करूं मैं मैकेनिक्स का तो पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स आप इसमें इंक्लूड कर लेना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में यहाँ पे 2 क्वेश्चन एमसीक्यू थे, 3 क्वेश्चन आपके एनईटी के थे। मॉडर्न में टोटल 1 क्वेश्चन जो था आपका एमसीक्यू का था, और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो था वो आपका न्यूमेरिकल टाइप था, और 2 क्वेश्चन आपका सिंबॉलिक था क्वांटम में, मतलब मॉडर्न में। मॉडर्न की बात करें तो यहाँ पे क्वांटम एसटीआर पूरा आ जाता है, एसटीआर को मैं मॉडर्न में इंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो आपका एसटीआर से मतलब मॉडर्न हो गया आपका, न्यूक्लियर जो हो गया, एटॉमिक हो गया, ये सारा मॉडर्न में आएगा। तो मॉडर्न से जो आपके टोटल क्वेश्चन है दैट इज 1 + 5 + 2, मतलब 1 क्वेश्चन जो था आपका एमसीक्यू था, 5 क्वेश्चन जो थे वो आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे, और आपके 2 क्वेश्चन जो थे वो सिंबॉलिक थे।
ईएमटी की बात करें मतलब टोटल ओवरऑल 8 क्वेश्चन आए हुए थे सिर्फ मॉडर्न से, 5 क्वेश्चन थे क्लासिकल से। ईएमटी से टोटल 6 क्वेश्चन थे, 2018 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन एमसीक्यू था, टोटल 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल वाले थे, और एक क्वेश्चन जो था वो आपका सिंबॉलिक था। वेव्स एंड ऑप्टिक्स से सिर्फ एक एमसीक्यू आया था और कोई क्वेश्चन नहीं था वेव्स एंड ऑप्टिक्स से। थर्मो की अगर बात करें तो थर्मो से टोटल 4 जो थे आपके, सॉरी हाँ 4 जो थे आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे, एक आपका एमसीक्यू था और एक आपका सिंबॉलिक था, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दैट इज 6। और आपका स्टैटिस्टिक मतलब सॉरी अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड से टोटल 3 एमसीक्यू ही आए थे बस। और अगर मैथमेटिकल की बात करें तो मैथमेटिकल से टोटल 5-6 क्वेश्चन थे, जहां पे 2 एमसीक्यू और 3 आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप और एक क्वेश्चन जो था दैट वाज सिंबॉलिक। अच्छा, अगर 2018 की बात करें, सो 18 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन क्लासिकल के थे, उसमें से 4 क्वेश्चन एमसीक्यू था, एक आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप था। मॉडर्न की अगर बात करें तो मॉडर्न में टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो थे आपके वो एमसीक्यू थे और 2-3 क्वेश्चन जो थे वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन थे आपके सिर्फ इसी टॉपिक से। ईएमटी की बात करें तो ईएमटी में आपके 4 क्वेश्चन एमसीक्यू के थे और 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के थे, 3 क्वेश्चन एनईटी के थे और एक क्वेश्चन आपका सिंबॉलिक था। अगर वेव्स की बात करें तो एक आपका एमसीक्यू था, एक आपका सिंबॉलिक था, 2017 की बात कर रहा हूँ। थर्मो की अगर बात करें तो थर्मो में आपके 3 एमसीक्यू थे, 2 आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप था और एक जो था दैट वाज सिंबॉलिक। सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे 3 एमसीक्यू, एक सिंबॉलिक। मैथमेटिकल की बात करें तो यहाँ पे 4 आपके एमसीक्यू हो गए, एक आपका सिंबॉलिक है और एक आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। मतलब देखो यहाँ पे बोलने वाली समझने वाली बात बस ये है, आप समझना इस चीज को कि अगर आप ध्यान से देखो तो हर साल क्लासिकल मैकेनिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल का आप चेक कर लेना। मॉडर्न से 7-8 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन तक बन जा रहे हैं, ठीक है। ईएमटी से 7-8 क्वेश्चन हर बार आराम से बन रहे हैं। वेव्स एंड ऑप्टिक्स से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन ही बनता है। थर्मो की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन, 4-5-6 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे। सॉलिड की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन, और इसकी अगर बात कर लें मैथमेटिकल की तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, ठीक है। मतलब ये है सर्टेनली। और हाँ एक चीज़ और है कि आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने स्टैटिस्टिकल को ऐड किया हुआ, ठीक है। तो याद रखना टीआईएफआर स्टैटिस्टिकल के मतलब थर्मो वाला जो पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो टीआईएफआर पूछता है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पूछता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या चाहिए, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी किस टाइप की होनी चाहिए, आप एक बार उसको समझ लो। देखो जैम का एग्जाम दे रहे हो आप, प्रिपरेशन कर रहे हो, वेरी गुड, आप उसकी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। आपके जो 2 से 3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जो 2 से 3 टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसमें से एक मैं काउंट करूंगा मॉडर्न को, दूसरा आपका स्टैटिस्टिकल को और तीसरा आपका ईएमटी को। ये जो 3 टॉपिक हैं, बाकी 4 टॉपिक को आप जैम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, ठीक है। बाकी ये जो 3 टॉपिक बचते हैं ना, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, इनके लिए स्टैंडर्ड बुक्स लो। जैसे स्टैटिस्टिकल के लिए मतलब थर्मो और स्टैटिस्टिकल के लिए आपने जैसे गर्ग बंसल किया, गर्ग बंसल के साथ आप जिम्नास्की ले लो, या जिम्नास्की अगर नहीं हो रहा जिम्नास्की छोड़ दो, आप इसके साथ क्या करो लिम सीरीज ले लो। लिम सीरीज की ये जो तीनों टॉपिक है इसके लिए आप लिम सीरीज की बुक्स को फॉलो कर सकते हो। सॉलिड स्टेट और एसटीआर का एक अलग लिम में आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल का एक अलग लिम का बुक आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो मैंने बता दिया ईएमटी, इसका एक अलग से लिम का आ जाएगा, ठीक है। और मॉडर्न का जो क्वांटम है उसका आता ही है। तो इन टॉपिक्स के लिए आप अपने रेगुलर बुक्स के साथ मतलब जैम की प्रिपरेशन के साथ कुछ क्वेश्चंस लिम के भी कर सकते हो। बोलोगे सर लिम के क्वेश्चन तो मुश्किल हो जाएंगे, ऐसा होगा। देखो लिम में पहली बात एमसीक्यूज नहीं होते, वहां पे क्या होता है उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के साथ नीचे उन्होंने आंसर दे रखा है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करो और उसके बाद क्या करो, आंसर में चेक करना, ठीक है। आंसर में आप चेक करो कि ये जो पोर्शन है, मतलब आप क्या करना, क्वेश्चन लिखा आपने, बुक को बंद कर दो, उसके बाद चेक करो कि आपका अप्रोच कैसा है। 10 मिनट तक अपना अप्रोच में दो, उसके बाद आप आंसर को वेरीफाई करो, मतलब आपका जो बुक का जो अप्रोच है आप उसको चेक करो कि आप उस डायरेक्शन में कहां पे हो। 2 महीने तक आप इस चीज को काम करो, सर्टनली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है, ठीक है। तो ये बात होगी आपके सिलेबस मतलब ये एग्जाम की कि हाँ आपका एग्जाम पैटर्न ऐसा होता है, बुक्स आपको ये फॉलो करना है। ईएमटी के लिए अगर सिर्फ ग्रिफिथ्स फॉलो करते हो तो भी काफी, आपको लिम सीरीज लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एसटीआर के लिए आप लिम ले लो, बेशक एसटीआर के लिए, स्टैटिस्टिकल के लिए या तो लिम ले लो या पाथरिया ले सकते हो, ठीक है। हुआंग है बुक अच्छी है बट उसमें क्वेश्चंस नहीं है बहुत ज्यादा, तो आप पाथरिया ले सकते हो। पाथरिया इज वेरी स्टैंडर्ड बुक, बहुत अच्छी बुक है, आप उससे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक वाइज ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब अगला जो मेरा सेशन होगा दैट विल बी ऑन जेस्ट।
तो हम वहाँ पे जेस्ट के बारे में बात करेंगे, जेस्ट एग्जाम के बारे में, पैटर्न कैसा होता है, इनटेक इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं और क्या क्या है वहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और कि प्लीज़ जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगली चीज़ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्लीज़ इस बार से मैं ये करना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम और कौन से स्टेट से उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि विल गेट टू नो कि कितने लोग कहाँ कहाँ से ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ ऐसे तरीके से आप हमें सपोर्ट करो, अच्छा लगेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगले जो वीडियोज़ आएंगे जेस्ट के बारे में या इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, उन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।